हूँ यहाँ पर, तो इसमें अभी कोई शीट शेयर करने का मैं ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी वो। सर नीचे की तरफ देखिए, आ रहा होगा सर। जैसे आपने पहले किया सेम वैसे ही करना है। अच्छा अच्छा, जी 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 मैम, आ गया। करके देखिए। हाँ सर। ओके सर। हाँ जी हाँ जी। ओके। जी जी जी, धन्यवाद मैम। ओके सर, थैंक यू। जी। तो जी, समस्त विद्वजनों का पुनः स्वागत है। और हम अपने इस कक्षा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। अभी हमने इस सत्र में हमने जाना कि हमारे पाठ्यक्रम में इस वर्ष कौन-कौन से परिवर्तन हुए, और अब हम ये देख लेते हैं कि उन परिवर्तनों के अनुरूप जो सीबीएसई ने हमें आदर्श प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया है, तो उस प्रश्न पत्र में क्या स्थितियां हैं, किस तरह की बातें हैं, हमें उससे देखिए अब ये स्थिति इस तरह की हो कि हम उसके एक प्रश्न से भली भांति परिचित हों, क्योंकि हमें इसके पश्चात अपने विद्यार्थियों को इसका पर्याप्त मात्रा में अभ्यास कराना है। तो एक जो मुख्य बात है यहाँ पर, इस प्रमुख प्रश्न रहेंगे। तो 19 प्रश्नों में देखिए वही स्थिति है, पहले अभाग रहेगा, 40 चत्वारिंशत् अंकाः सन्ति एतस्य कृते। आभागः वर्णनात्मकः अस्ति, 40 अंकाः एतस्य कृते सन्ति। और आपके जो कोई भी प्रश्न होंगे मित्रों, तो आप उन्हें अवश्य आप नोट कर लें या चैट में आप कर लें, हम उन्हें बाद में भी ले सकते हैं। और अब अभाग के प्रश्नों पर हम बात करते हैं। तो अभाग के जो प्रश्न हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है वो संधि से संबंधित है। और इसमें देखिए अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं संधि पदम संधि छेद पदम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। और केवलम प्रश्न षटकम। अब यहाँ पर आप देखें तो उदाहरण तो हमें 7 दिए गए हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों के इनमें से 6 प्रश्न ही करने हैं। और यदि वह चाहे तो वह 7 भी कर सकता है, तो लेकिन उसे अंक जो है वह 6 के लिए ही मिलेंगे। अब यहाँ प्रश्नों को आप देख सकते हैं एक बार। जो आपको देखिए संधि में आपने ध्यान किया था कि व्यंजन संधि नहीं है, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको व्यंजन संधि के उदाहरण इसमें नहीं मिलेंगे। सभी जो उदाहरण हैं वो विसर्ग संधि के हैं अथवा स्वर संधि के। तो अब बात आती है कि हम इनका अभ्यास अपने विद्यार्थियों को कैसे कराएं। अब एक तो आप जान रहे हैं हमारे डायरेक्टरेट के द्वारा अपने 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास का आयोजन किया जा रहा है। और हम जो यहाँ पर आपके जो टीम रहेगी, रिसोर्स पर्सन्स की जो टीम है, वही टीम वहाँ पर भी उन कक्षाओं से भी जुड़ी हुई है। तो हम सब वहाँ पर भी जो पाठ में मुख्य-मुख्य जो व्याकरण के जो पद आ रहे हैं, जैसे संधि, समास, प्रत्यय आदि, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो वहाँ से विद्यार्थियों को सोर्स मिल रहा है। उसके अतिरिक्त जब देखिए, क्योंकि हमारी 1 सप्ताह में वो 1 कक्षा हो रही है, तो उसके अतिरिक्त हम भी अपने स्तर पर उसे देख सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों के लिए वहाँ वो स्थिति बनती है। अ, जी, ए एक कुछ सेकंड का एक व्यवधान है बीच में। लाइट नहीं है। हाँ जी, अ, व्यवधानाय क्षम्यताम्। जी।
अब क्योंकि यह कक्षा जब हम घर से ही कक्षा ली जाती है तो कई तरह की और ये भी बाधाएं हमारे सामने आती हैं। जी, पुनः क्षमा प्रार्थी अस्मि मध्ये व्यवधानम् आगतम्। जी, तो संधि पर जब हम बात करेंगे तो संधि पर हम वहाँ जिस तरीके से बात हो रही है तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अग्रिम प्रश्न जो है हमारा वह रहेगा समस्त समासों पर आधारित हमारा यह प्रश्न रहेगा। 5 अंकों के लिए यह प्रश्न है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उदाहरण जो हैं हमें वो 7 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं और इन 7 में से हमें जो है वह हमारे विद्यार्थी को 5 के लिए अंक प्राप्त होंगे। 5 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शक्र समः, चक्रेण समः एतस्य विग्रह पदमस्ति। तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष यहाँ उदाहरण आपको जो आप देखेंगे, देखिए तत्पुरुष के उदाहरण हैं और अन्यत हम हमें अव्यय भाव का भी उदाहरण हमें यहाँ पर मिला है। देखिए सक्रोधम और अन्य हम देखें तो द्वंद्व का भी उदाहरण है यहाँ पर। तो इन 3 ही समासों से हमारे पास में प्रश्न जब हमने पाठ्यक्रम देखा था अभी, तो इन 3 ही समासों से प्रश्न आने हैं। तो इन 3 समासों के जो उदाहरण हमारे यहाँ हमें मिलेंगे, तो हमें उनका अत्यधिक अभ्यास अपने विद्यार्थियों को कराना है। तो क्या इनका मैं समझता हूँ कि यहाँ इनको क्या इनका प्रश्नों का समाधान जानने की भी आप इच्छुक हैं अथवा हम इन पर दृष्टिपात करते हुए आगे बढ़ें? कृपया मैं अपने विद्वत साथियों से कुछ अभिव्यक्ति चाहूंगा इस विषय में। अ, जी, कृपया। सर समाधान में यदि हम डिटेल में जाएंगे तो शायद हमारा जो संभावित समय इसके लिए जो निश्चित किया गया है वो थोड़ा सा कम कम रह कम रह जाएगा। जाएगा। जी, जी। तो हम इन प्रश्नों पर हल्का सा दृष्टिपात करते हुए यदि हम चलें तो बाकी और जी, साथियों की भी मैं राय जानना चाहूंगी इस विषय में। कहीं विशेष अगर आपको जटिलता दिखाई दे रही है अजय जी, तो वहां जी, जरूर प्रकाश डाल दें। जो कुछ नवीनता जी। हो वहां पर, बाकी वैसे चर्चा करते हुए चले, फिर अगर समय बचेगा तो फिर हम अच्छा, अच्छा। वापस जी, आएंगे। जी, जी। सर धन्यवाद जी। तो देखिए मित्रों, हमने अभी संधि और समास के विषय में हमने अभी जाना है। वही हमारे उसी पाठ्यक्रम के अनुरूप यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सक्रोधम। ये अव्यय भाव समास का उदाहरण यहाँ पर रहा। तो एक बीच में कई बार क्या है, कुछ अध्यापक साथियों के इस तरह से प्रश्न आते हैं कि सर अब यदि पिछले वर्षों में एक आध बार ऐसा हुआ भी है कि पाठ्यक्रम से बाहर आ गए कि ये समास तो नहीं है, तो क्या हम सभी समास कराएं, सभी संधियां कराएं? तो मेरा देखिए मित्रों आग्रह यही है कि जब एक पाठ्यक्रम हमारे लिए निर्धारित किया गया है, तो प्रश्न पत्र उससे बाहर कुछ आता है तो उसके लिए हम सीबीएसई में अपील भी डालते हैं और उसके लिए हमारे विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ उसका लाभ भी मिलता है, लाभांश मिलता है यदि प्रश्न पत्र उस पाठ्यक्रम से बाहर आता है। तो ये तो निश्चित है कि आप ये मत सोचें कि अब ये अभी भी आपको कराना पूरा ही है। को वही जो समास हैं, वही जो संधियां हैं जो इस वर्ष के पाठ्यक्रम में हैं, जिनकी अभी-अभी हम चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं, आप उन्हीं पर अपना फोकस कीजिएगा, उन्हीं पर अधिक ध्यान दीजिएगा, जिससे क्योंकि समय कम है, सिलेबस इस है, हैं, विद्यालय में जाना नहीं हो रहा है, तो इसलिए पाठ्यक्रम को भी कुछ कम किया गया है। तो ये आप निश्चित आगे बढ़ते सर एक प्रश्न जी, जी, सर एक प्रश्न अवश्य। है। जी, पाठ्यक्रम का मतलब है कि संधि समास पाठ में से बीच में से ही आएंगे या पाठ के जी। पीछे से आएंगे या पूरे पाठ में से कहीं से भी आ सकते हैं? कहीं हाँ से भी जी, आ सकते हैं। धन्यवाद सर। जी। जी, जी, जी। तो देखिए क्या स्थिति है,
तो प्रयोग हुआ है देखिए व्यंजन संधि का भी, ठीक है। पाठ में बहुव्रीहि समास का भी पर्याप्त ठीक है, मात्रा में ठीक। प्रयोग हुआ है हम्म। और अन्य समासों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन वहां से जो संधियां इस वर्ष हमारे पाठ्यक्रम में है, इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में नहीं, ये निश्चित है कि पाठ से बाहर व्याकरण का कोई बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, ये निश्चित है। धन्यवाद सर। क्या मेरी बात स्पष्ट जी है? सर। मेरी बात स्पष्ट है? जी सर। हाँ जी, धन्यवाद जी सर। जी, स्वागतम। तो अब हम बात कर रहे थे प्रत्ययों की। देखिए, अभिहितम भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मया एवं अभिहितम। अब यहाँ पर अभि उपसर्ग है और धातु देखिए। अब जब विकल्प आ जाते हैं तो हमारे बच्चों के सामने देखिए कई बार आपको लगता होगा कि अब आसानी हो गई है। तो एक दृष्टि से देखें तो आसानी है, लेकिन एक दृष्टि से देखें तो कठिनाई का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ गया है। अब अगर ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, पूरा अंक मिलेगा। और अगर गलती से भी थोड़ा-सा क्योंकि दिखाई दे रहा है, देखिए हित में ही धातु भी विद्यार्थी सोच सकता है और हित धातु भी सोच सकता है। लेकिन धातु इन दोनों में से आप जानते हैं कि कोई सी नहीं है। अब अब यदि वो क को चुनता है तो अंक पूरा मिलेगा। लेकिन यदि जब लिखने वाली बात होती तो अभि उपसर्ग को भी छाँटता तो आपके पास विकल्प था कि आधा अंक आप दे दें, क्योंकि उसने चलिए प्रकृति में से कुछ तो छाँट लिया है उसने। तो इस तरह की स्थिति कई बार बनती है। और ऐसे ही अब आगे हम देखते हैं तो ये प्रत्ययों का देखिए यहाँ पर शानच प्रत्यय का उदाहरण है, आगे अनियर है, यहाँ पर देखिए बलवान। अब इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपसे मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा। अहम बलवान सिद्धः सुखी च अस्मि। अब बलवान में अब बल जमा वान, वान कोई प्रत्यय नहीं है। अब बल मतुप, मतुप जो है वह अब मतुप में मत शेष बचता है और आगे आन प्रत्यय है, ये भी तो विद्यार्थियों को मतलब देखिए एक और मैं कहना चाहूँगा कि विकल्प इतने दूर के विकल्प नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा देखते ही विद्यार्थी को ये लग जाए कि बस यही है और कई बार क्योंकि विकल्पों वाले प्रश्न विकल्प से ही आसान प्रत्यय यहाँ पर है और तो मतु प्रत्यय यहाँ पर है। मतु प्रत्यय में एक विशेष ऐसे नियम तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन अब जो है स्थल में तो ध्यान अपने विद्यार्थियों को भी बात करना विद्यार्थियों में एक और स्थिति आती है मित्रों। आप एक विशेषण संबंध वाले कुछ प्रत्यय त प्रत्यय है, तवतु है। ये तवतु तो इस वर्ष नहीं है, तो त प्रत्यय तो सेवनीय ये बनेगा या सेवनियम बनेगा? है तो दोनों ही ठीक, गलत तो कोई सा भी नहीं है। देखिए तीसरे उदाहरण में यहाँ पर, लेकिन और एक तीसरा विकल्प है देखिए सेवनीयानि। पर यहाँ पर विकल्प में जो आएगा वो लिखा जाएगा
तो इसलिए न सेवनीय आएगा, न सेवनीयम आएगा, आएगा तो सेवनीयानि। तो अपने विद्यार्थियों को हम ये बात प्रत्ययों में अवश्य ही समझाएं और इस पर हम अवश्य ही उनसे बात करें कि वो प्रत्ययों का इस प्रकार प्रयोग करें, क्योंकि पहले वो अगर केवल जोड़ के लिख देते थे और पूरा नहीं करते थे तब भी उन्हें, क्योंकि सीबीएसई के नियमानुसार वहां पर उन्हें कुछ अंक मिल जाते थे, लेकिन अब यदि सही है तो सही है और नहीं है तो फिर अंक नहीं मिले। थोड़ा सा इस बारे में आप अपने अवश्य बात करें। और आगे जो है यह टाप प्रत्यय है, टाप में सरल ही है, आप शेष रहता ही में अलग कराया है यहाँ पर पुत्रवती में, और घी प्रत्यय तीन है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसी अनुरूप यहाँ पर आए हैं। हम देखें तो 3 ही प्रश्न यहाँ पर विद्यार्थियों को इनका उत्तर देना है और प्रश्न आपको यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो इसमें ये भी क्योंकि पाठ में से रहने, तो पाठ में से आपको इनका मिल जाएगा या हमें प्रयास कर सकते हैं या अन्य हमारे अपने अपने समय समय पर प्राप्त हो अपने स्तर पर इस कार्य को आप कर सकते हैं। को नहीं होती थी, प्रश्नों में गिना जाता था। तो लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, लेकिन नहीं पता होगा तो फिर वो संभवतः इसे नहीं भर पाएगा। एक थोड़ा-सा क्लू जो है यहाँ पर, जो हम अपने विद्यार्थियों तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, ये वाक्य जो हैं, ये पाठ से आए हैं। यदि हमारे विद्यार्थी ने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, तो वो थोड़ा-सा अंदाज़ा एक लगा सकता है कि यहाँ पर स्वाध्यायेन आया है पाठ में या स्वाध्यायात आया है या स्वाध्यायम आया है। तो ये वो यहाँ से अनुमान हमारा विद्यार्थी लगा सकता है। तो स्वाध्यायात यहाँ पर आना है और वो हमने देखा है। क्या चाह रहे हैं? कृपया कहें। बीच में कुछ आवाज़ आई थी। चलिए, मुझे लगता है कि वो शायद वैसे ही थी। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर जो आगे जो भाग हैं उनमें भी यही स्थिति है। देखिए, सहोदरम अपहाय राज्यम प्रयच्छामि। अब देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो इसलिए क है यहाँ पर विकल्प। और ततः क्रमाद राजनी सति संप्राप्त राज्य संपत्तिर्मुंजः। तो ये सती शब्द का जो प्रयोग होता है, ये ऐसा होने पर इस अर्थ में होता है, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो राजनी राजा के दिवंगते सति, और यहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध भी है। देखिए थोड़ा-सा, किसके दिवंगत होने पर? राजा के। तो थोड़ा-सा जो मैं कहना चाह रहा था कि पाठ को यदि हमारे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, हम उनसे ये 2-3 बार हम पढ़ा देते हैं, तो उससे भी काफ़ी लाभ रहेगा यहाँ पर, क्योंकि व्याकरण जो है वो सारी अनुप्रयुक्त है। अब बात आती है प्रबुद्ध जनों पठितावबोधन की, जो कि उसमें हमारे पास में पंचम प्रश्न है। इसमें जिन प्रश्नों की मैं आपसे बात कर रहा था, वो प्रश्न अब यहाँ पर आ गए हैं भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न। 6 प्रश्न करने हैं हमारे विद्यार्थी को और 7 प्रश्न इन्होंने यहाँ पर दिए हैं सैंपल प्रश्न पत्र। तो अब जब हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं, तो एक बात हमारे सामने ये भी आती है कि हम केवल प्रश्न पत्र देख नहीं रहे हैं, हमें अपने विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र बनाना भी है। प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हैं, उसी अनुरूप हमें उनका अभ्यास भी कराना है। तो इन प्रश्नों को तैयार करने का हम तैयार करते हुए हम सब भी कुछ बातों को का ध्यान रखेंगे, जो हमें यहाँ इस प्रश्न पत्र से देखने को मिल रही है। एक सामान्य नियम है शिक्षा शास्त्र का कि जब आप प्रश्न पत्र बनाएं, तो उसमें से 40% हिस्सा ऐसा हो जो जिसे जो आपकी जिसे आप ये मानते हैं कि आपकी कक्षा में जो अंतिम स्तर पर जो है विद्यार्थी, वो भी उसे कर
और 40% के मध्यम स्तर का हो और शेष जो 20% बचा है वो हिस्सा इस तरह का हो कि उसे वास्तव में जिसने गहन अध्ययन किया है, जिसने विषय को अच्छे से समझा है, वही विद्यार्थी उसका भली भांति उत्तर दे पाए। तो इन बातों का हम ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त हम ये भी ध्यान रखें कि प्रश्न जो है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो, प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, प्रश्न निर्माण में हम इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भाष्य कार्य की, जहां भाष्य कार्य में देखिए पहला प्रश्न जो है, यहाँ पर ये प्रश्न भी आपके पास में रहेगा, केति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न क्या था, देखिए कि कुंडला कहती हैं कि राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता जाता, तो सर्व विद्या निष्णाता इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, कौन हो गए हैं सर्व विद्या निष्णात। तो अब इसका उत्तर देने में देखिए दो क्रम आते हैं। मैं इस प्रश्न की थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा विशेष प्रश्न है। अब किसके लिए प्रयोग हुआ है, पहले तो वो शब्द छांटना है, तो किसके लिए हुआ है, सर्व विद्या निष्णाता कौन हो गई है, राजकुमारी मदालसा, तो मदालसा ये शब्द आ गया है। और फिर उसमें चतुर्थी विभक्ति हमने लगानी है, तो चतुर्थी देखिए तीनों में ही लगी हुई है, जो तीन शब्द है यहाँ पर स्त्रीलिंग की चतुर्थी तीनों में ही लगी हुई है। तो यदि विद्यार्थी ने मदालसा भी छांट लिया है तो अब वो उत्तर को छांट पाएगा। तो आप यहाँ पर एक तरह से अपने विद्यार्थियों तक आप ये बात पहुंचा सकते हैं कि इसमें जब किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ तो विशेषण था यहाँ पर इनका यह कि मदालसा। कई बार ये सर्वनाम शब्द देकर भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो सर्वनाम के स्थान पर पहले हमारे विद्यार्थी संज्ञा पद को जाने कि संज्ञा पद कौन सा आया है, तो वो विकल्पों में वहां पर उन्हें मिल जाता है, तो इससे उनका उत्तर वहां पर आसान हो जाएगा। अगले जो प्रश्न है देखिए, ये विलोम पद यहाँ पर पूछा गया है। आगे फिर क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ऐसा यह प्रश्न आया है। फिर देखिए जिस प्रश्न की मैं बात कर रहा था, सर्वनाम पदम, फिर वाक्य को पढ़ लेता हूं। आकारये अहम कुलगुरुम तुम्बुरुम, असौ अग्निम साक्षीकृत्य आशीर्वचांसि वक्ष्यति, अत्र असौ इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्त। अब हमारे विद्यार्थी कई बार आप ये जानते हैं कि उन्हें ये जब तक प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर किसके विषय में पूछा गया है और क्या पूछा गया है, ये दो बातें इस प्रश्न में पूरे भाषिक कार्य में हमारे विद्यार्थियों के लिए जाननी आवश्यक है। तो किसके बारे में पूछा गया है ये जानना तो आसान है, वो आपको इन्वर्टेड कोमा में मिलेगा। और क्या पूछा गया है, बाकी जो पद हैं उनमें किसके लिए सा सर्वनाम पद असौ, अर्थ क्या है, असौ मतलब वे, वह जो आदरणीय है, तो वह अग्नि को साक्षी करके आशीर्वचन बोलेंगे। तो किनके लिए आया है यह पद, तो असौ इति पदम कुल गुरवे। अब विभक्ति देखिए कौन सी आई है, चतुर्थी विभक्ति लगी है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रश्न में भी चतुर्थी विभक्ति है। और ये आप जानते ही हैं कि प्रश्न जिस विभक्ति में होता है उत्तर भी हमारा उसी विभक्ति में रहता है। तो हम इस बात को भी अपने विद्यार्थियों तक इस रूप में पहुंचा सकते हैं। और देखिए पांचवें प्रश्न को आप देख रहे हैं, यहाँ आया है कि भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, अत्र अर्जुन इत्यर्थे। अब ये भी बार बार हमारे पास में आता है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर विद्वजनों, कि इत्यर्थे पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले कि समानार्थक पदम, या पूछ ले पर्याय पदम, ये हम अपने विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं कि ये तीनों ही बातें पूछे तो तीनों का ही लगभग एक सा ही अर्थ है, आपको वहां पर समान अर्थ वाला ही बताना है। तो अर्जुन इस अर्थ में कौन सा पद प्रयोग हुआ है, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्जुन पदस्य समानार्थकम किम पदम प्रयुक्तम, अर्जुन पदस्य जो पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। लेकिन क्योंकि अर्जुन जो है एक व्यक्ति विशेष है और इनका जो है वो, वैसे तो अर्जुन वृक्ष भी होता है, पेड़ भी होता है, तो प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। बाकी एक विशेष रूप से कहें तो ये तीनों में से कुछ भी बात पूछ ले तो उसका एक ही अर्थ रहेगा। तो अब इसका उत्तर क्या है,
वो है भारत। तो आगे विशेषण पद और विशेष्य पद से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये कुछ 5-6 प्रकार हैं। उसमें क्या-क्या है देखिए, विलोम पद, विपर्यय पद, दोनों एक ही बात है, वो पूछे जा सकती हैं। पर्याय पद, इत्यर्थे या इस प्रकार के आते हैं, और हम अपने विद्यार्थियों को यदि इनका पर्याप्त अभ्यास कराएंगे, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कि हमारे अगले प्रश्न को यदि हम देखें, तो यहाँ पर कि प्रसंगानुसारम शुद्ध उत्तर, जिसमें आलापः शब्द का अर्थ ही इसे पाठ के प्रसंग में पढ़ रहा है, पाठ में से ही आई है, इसका अर्थ अच्छे से पढ़ लिया है, कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 7वां प्रश्न आ गया है, और संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय। अब साहित्य इतिहास, जिस पर हमारे 2 साथियों ने, संदीप जी ने और नवाब अली जी ने प्रश्न पूछा भी था इस विषय में, तो ये वही प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर जो कवि परिचय से संबंधित प्रश्न हैं, ये 3 अंक के हैं, और 3 अंक में यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये 4 प्रश्न हमें यहाँ मिल रहे हैं। तो अब किस तरह का प्रश्न आ रहा है, ये भी हमें यहाँ पर देखना आवश्यक है। तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा। देखिए, बुद्ध चरित रचना के लेखक पूछ लिए हैं, तो जो सभी लेखक, जिन पाठों के, जैसे जो जिस लेखक के पाठ हैं, उसकी जो रचनाएं हैं, तो उसके विषय में हम विद्यार्थियों का अवश्य परिचय दें, जिससे वहां से ये अगर पूछा जाए कि किसी रचना के लेखक कौन है, तो वो उत्तर दे पाए। फिर वही बात आ गई, इसमें दोनों प्रश्न आ जाएंगे, पहला और दूसरा, क्योंकि लेखक की रचना पूछ लें या इस रचना का लेखक पूछ लें, तो दोनों बातें आपस में संबद्ध हैं। फिर तीसरी बात आती है, देखिए, अब क्या पूछी है इन्होंने कि आचार्य वेद कुमारी घई कम पाठ्यांशम लिखित होती। अब हमारे यहाँ पर स्थिति ये है कि आचार्य वेद कुमारी घई जी ने के द्वारा लिखित पाठ है मदालसा, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। और मदालसा, इनकी मुख्य रचना का नाम मदालसा नहीं है, रचना का नाम तो है पुरंदरी पंचकम। अब आपने क्या पढ़ा है, विद्यार्थी को बताया कि पुरंदरी पंचकम, इस रचना को लिखा है आचार्य वेद कुमारी घई जी ने। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि पुरंदरी पंचकम से हमारे पाठ्यक्रम का कौन सा पाठ है, वो है मदालसा। तो विद्यार्थी को ये भी पता हो कि मेरे जो ये पाठ हैं, ये किस ग्रंथ से लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है। और फिर एक और प्रकार जो है प्रश्न का, वो ये है, अब पुस्तक का तो इन्होंने पूछ ही लिया था, अब पाठ की रचयिता भी, यहाँ पर भी ये दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं, तीसरा और चौथा। तो कहने का तात्पर्य अब ये हुआ, जो हमने बात यहाँ पर देखी, कि विद्यार्थी को पाठ का नाम, पाठ के रचयिता का नाम, उस रचयिता के ग्रंथ का नाम भी पता हो, जिस ग्रंथ से वो पाठ लिया गया है। यदि इतना हमारे विद्यार्थी जान लेंगे, तो मैं समझता हूं कि यहाँ से लगभग जैसे 9 पाठ है इस वर्ष हमारे पाठ्यक्रम में, तो एक सूक्ति वाला पाठ जो है, जिसमें कई लेखकों के विषय में बात है, कई जो कवि हैं उनकी बात है वहां पर, तो 30-32 प्रश्न यहाँ पर अधिकाधिक बनेंगे। तो ये प्रश्न यहाँ से इस प्रकार हम कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, 8वां प्रश्न, यहाँ पर गद्य, पद्य और नाटक, उसकी जो ये तीनों विधाएं हैं, इनके वैशिष्ट्य पर बात होगी। अब मित्रों, एक आप देखेंगे स्थिति यहाँ पर, यहाँ गद्य पद्य नाटक की बात कही है, नीचे हम देखें तो गद्य पद्य चंपू की बात कही है। तो एक तरह से हम देखें तो गद्य पद्य मिलाकर जो है, वो 7 अंक के लिए वहां से प्रश्न बन गए। तो हम, अभी हमने
बात की थी संस्कृत साहित्य इतिहास की। तो वहां पर हम, और उसके अतिरिक्त भी जब हमने पढ़ा है, हम गद्य पद्य की बहुत सी विशेषताओं के विषय में जानते हैं, तो इन पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का अभ्यास विकल्पों के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को अवश्य कराएं। और प्रश्न देखिए किस तरह के यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। जैसे छंदो रहितम काव्यम, जो छंद से रहित है तो वह तो गद्य है, तो गद्यम कथ्यते। और एक देखिए प्रसिद्ध पंक्ति उठा ली है। अब ये प्रश्न का एक अलग सी स्थिति है। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमग्मः, त्वमगः लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। शाश्वती समा, तो ये हम सब तो जानते हैं कि ये रामायण की पंक्ति है। और लेकिन पूछा किस सेंस में है, देखिए उदाहरणम कस्य अस्ति, किस चीज का उदाहरण है, पद्य का है, नाट्य का है या गद्य का है। ये कितना सुंदर प्रश्न यहाँ पर ये पूछा है। अब यदि विद्यार्थी को ये पता है कि ये श्लोक की पंक्ति है, अब किस तरह से अनुमान लगेगा, अब इस विषय में आप देखिए, क्योंकि उसकी पाठ्य पुस्तक का नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यदि पाठ्य पुस्तक का होता तो विद्यार्थी के लिए आसान था। अब इस पंक्ति को आप ऐसा पढ़ सकते हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठान तो मगः शाश्वती ही समाह, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह। यदि इस तरह की स्थिति है तो फिर विद्यार्थी के लिए पता लगाना थोड़ा सा आसान है कि ये पद्य है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अलग तरह का प्रश्न है ये। तो पद्यस्य उदाहरणम अस्ति एतत्। आगे हम देखें तो नायकः कुत्र अनिवार्यः भवति, कहाँ अनिवार्य होता है नायक। नायकः काव्ये अथवा नाट्ये अथवा गद्ये। अब वैसे तो नायक सब और ही सब तरफ सब तरह की रचनाओं में होते हैं, लेकिन फिर भी हम बात करें तो नाटक में, नाटक और गद्य थोड़े से हमारे समीप के हमें मिलते हैं, और नाट्य में यहाँ पर उसमें भी थोड़ा सा हमें विशेष रूप से देखने को मिलती है ये अनिवार्यता, कि वहां पे नायक की स्थिति रहती ही है। फिर नाट्यस्य अपरम नाम किम, अपर नाम की हम बात करें तो नाट्य का जो दूसरा नाम है वह, उसे क्या कह सकते हैं, रूपक कह सकते हैं। रूपक के 10 भेदों में ही नाटक भी आता है। तो इन प्रश्नों से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमें अपने विद्यार्थियों को किस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो इस तरह से हमने अभी देखा है। और अंतिम प्रश्न जो है यहाँ से जो वैकल्पिक प्रश्न है उसमें से अब चंपू काव्य भी जोड़ दिया है गद्य पद्य में। तो चंपू पर तो 1 या 2 प्रश्न अवश्य रहने वाला है। और चंपू पर क्या प्रश्न बनते हैं, एक तो चंपू का ही ये सामान्य परिभाषा जो पूछ ली है इन्होंने कि कैसा होता है चंपू काव्य, गद्य पद्यमय, पद्यमय या गद्यमय। तो ये आप जानते ही हैं कि गद्य पद्यमयम चंपू। फिर इसी को अन्य रूप से पूछ सकते हैं कि नीचे जो विकल्प में दिया है इसी को प्रश्न में डाल सकते हैं। एक तो ये इसकी परिभाषा का प्रश्न, या फिर एक आध कोई उदाहरण भी पूछा जा सकता है। तो चंपू में इसके अतिरिक्त मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, 5-7 प्रश्न ही यहाँ बनते हैं। और अधिकाधिक जो प्रश्न हैं वो आपके गद्य और पद्य से बनेंगे। तो आप उनकी विशेषता जो है वह अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताएं कि पद्य काव्य आदि क्या है। देखिए ऊपर नायक के विषय में पूछ लिया था, नायकः कुत्र अनिवार्यः भवति, और यहाँ नायिकायाः अनिवार्यता कुत्र न भवति। अब यहाँ ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इस तरह की जो स्थिति रहती है वो हमें देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पद्य, गद्य और नाट्य, इन तीनों से अत्यधिक प्रश्न आ रहे हैं। उनमें पद्य गद्य से बहुत सारे हैं, नाट्य पर भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो इनको विकल्पों के अनुसार आप यथासंभव अपने विद्यार्थियों को यदि इनका अभ्यास कराते हैं, और जैसा मैंने कहा था, कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पर आपके पास में आता है, दूसरे भी साथी कुछ हमारे प्रयास कर रहे हैं। तो और ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से भी वहां प्रयास हो रहे हैं। जैसे ही पाठ पूरे होंगे तो फिर हम अन्य विषयों की ओर भी बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वहां से भी आपको कुछ सामग्री प्राप्त होगी। तो इतना करने के पश्चात अब हम देख रहे हैं आ भाग, जो हमारा आ भाग है। अब आ भाग क्योंकि वर्णनात्मक प्रश्नों का भाग है, इसके लिए अंक कितने हैं, 40 अंक हैं। यहाँ पर वही अपठित गद्यांश आया है यह, और वही 4 प्रकार के प्रश्न हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और
इसमें जो प्रश्न आता है अलग से, एक तो शीर्षक का प्रश्न आया है और यथा निर्देशम उत्तरतः का, इसमें हमने अभी बात कर ही ली थी। यहाँ पर जब आपके विद्यार्थी के सामने देखिए, अब ये प्रश्न आ रहा है, मैं इस पे फिर थोड़ा सा 1 मिनट आपका लूंगा कि तेन नैके अनुभवाः प्राप्ताः इत्यस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्। तेन, यह सर्वनाम पद किसके लिए आया है। अब जब बच्चे ने ये जान लिया तो इसका उत्तर देने के लिए तेन मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा, ये यहाँ पर जब जो विषय यहाँ पर आया था तो विवेकानंद के विषय में यहाँ पर बात की गई है, तो विवेकानंद के द्वारा अनेक अनुभव प्राप्त किए गए। जब विवेकानंद इस संज्ञा पद पर विद्यार्थी पहुंच जाएगा, यहाँ पर तो विवेकानंद आकारांत है, जिसकी चतुर्थी बनाना आसान है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई कठिन शब्द आ जाए, इकारांत आ जाए या उकारांत आ रहा है, तो वहां विद्यार्थी, अब क्योंकि पिछले जब हमने विकल्पों में देखा था इस प्रश्न को, तो वहां तो विकल्प थे, उनमें से नहीं था, लेकिन यहाँ तो खुद बनाकर लिखना है। तो इसे कैसे बना सकता है, ऐसे भी कर सकता है, एक तो कि विवेकानंदाय, वो तो श्रेष्ठ है ही उत्तर हमारा, नहीं तो दूसरा विकल्प है कि विवेकानंद इति पदाय, ऐसा करके भी इति पदाय जोड़कर भी आप उत्तर बना सकते हैं, जैसे साधु इति पदाय, मुनि इति पदाय, तो इससे भी हमारा यह उत्तर ठीक रहेगा। और विद्यार्थी, क्योंकि संज्ञा पद छांटना आसान होता है, संज्ञा पद तक पहुंच जाएगा, विभक्ति में गलती हो सकती है, वहां इति पदाय जोड़कर हम अपने उत्तर को उपयुक्त बना सकते हैं। तो अन्य सभी प्रश्न जो हैं वह वही हैं, कर्तृपद वाले, क्रियापद वाले, विशेषण विशेष्य वाले हैं, विलोम पद वाले हैं। तो शीर्षक का ध्यान रखें कि शीर्षक जो है वह 1 या 2 पद में हो, ज्यादा अधिकाधिक 3 पद हो सकते हैं, कोई प्रसिद्ध पंक्ति भी हो सकती है जो उसमें आई है, गद्यांश में आई है, तो वो भी शीर्षक के रूप में आ सकती है। आगे बढ़ते हैं रचनात्मक कार्य की ओर। रचनात्मक कार्य में पहले 5 अंक का प्रश्न है, इसमें पत्र दिया गया है, पत्र में रिक्त स्थान भरे जाने। अब पत्र के विषय में एक जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं, वो कॉमन सेंस हम अपने विद्यार्थियों की बनवा सकते हैं। अब वो कैसे बनवा सकते हैं, पत्र 2 तरह के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों के ही फॉर्मेट अलग हैं, प्रकार अलग हैं, लिखने का तरीका अलग है। तो हम इनके तो अपने विद्यार्थियों को फॉर्मेट का अभ्यास करें, प्रकार का अभ्यास कराएं कि किस पत्र में, अब ये देखिए, ये अनौपचारिक पत्र है जो अपने एक मित्र दूसरे मित्र को लिख रहा है कि वह उदयपुर आए और वहां का सौंदर्य देखे। तो हम अपने विद्यार्थियों को ये संकेत करें अवश्य कि आप पत्र करने से ये अवश्य देख लें कि पत्र लिखने वाला कौन है, वो यदि उसका स्थान दिया हुआ कहीं रहता है तो वो देख ले, नहीं तो लिखने वाला कौन है, किसको लिख रहा है, कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, किस विषय में लिख रहा है। ये 3 बातें समझ आने के बाद वो पत्र को पढ़ने के लिए आगे बढ़े। ये 3 में आ गई, ये समझ लीजिएगा आपके 10 में से 2 से 3 उदाहरण तो उसके अपने आप ठीक हो जाने हैं। और यदि पत्र के सबसे ये, तो इसके बाद यहाँ पर स्थान का नाम ही यहाँ पर आना है, तो वो स्थान का नाम उस मंजूषा से बड़े आराम से छांट सकता है। तो जैसे उदयपुर है तो उदयपुरतः ये आ सकता है। कॉमन सेंस जो है वो पत्र में बनवाई जा सकती है, और इस पर हम विस्तार से पत्र पर हमारी बात भी होनी है, कक्षा है पत्र पर हमारी, तब हम और कथा में भी बताएं ये कथा है, इस पर अलग से हमारी कक्षा है, तब पत्र के हम बारे में थोड़ा छात्र यदि हाँ जी सर, पत्र का एक का ये ये तो स्थिति है, हम अपने विद्यार्थियों को ये कहें कि पत्र को में रिक्त स्थान भर के आपको लिखना है उस पत्र को, इसमें भी यही बात लिखी गई है। लेकिन यदि ये स्थिति बनती है कि विद्यार्थी ने पत्र पूरा नहीं लिखा है, केवल विकल्पों को उत्तर के रूप में लिख दिया है,
तो मुझे मेरे अनुसार जो है वहां पर, और मेरे या सीबीएसई के निर्देशानुसार भी ऐसी स्थिति है देखिए कि वहां विद्यार्थी के अंक पूरे बनते हैं। हमें वहां पर यदि उसके, क्योंकि मुख्य रूप से बात यही है कि उसे छांटने तो विकल्प ही है। हो सकता है कि विद्यार्थी के पास में समय की कमी रह गई हो, उसने अंत में उस प्रश्न को किया हो और वो पूरे पत्र को लिखने की स्थिति में न हो। है विकल्पों को लिख दिया है तो हमें उसे पूरे अंकों का बिल्कुल ठीक, हम ही पुस्तिका का निरीक्षण करने वाले भी होते हैं, तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान देना है। जी, मैं समझता हूँ कि आपका प्रश्न अब स्पष्ट हो जी, गया होगा। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद सर। अवश्य। स्वागतम है। तो अब हम अभी इन पर विस्तार हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कक्षा आपकी विस्तार से होनी है, पत्र पर भी कक्षा है, कथा पर भी कक्षा है, उसमें हम कुछ पत्रों का अभ्यास और किस तरह से हम वहां पर अभ्यास करा सकते हैं उस पर विस्तार से बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है देखिए, कथा में ही संवाद का भी है, ये संवाद में रिक्त स्थान पूर्ति का है। और संवाद का जब आप अभ्यास कराएं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने संवाद में मंजूषा नहीं दी है। और संवाद में विद्यार्थी को ऊपर वाली ये पंक्ति पढ़कर स्वयं वहां पर रिक्त स्थान भरना है। देखिए जो निर्देश है उसमें भी कहा है कि अधोलिखित संवादे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा की कोई बात नहीं है, ये तो मंजूषा नहीं मिलेगी, विद्यार्थी को इसे समझकर भरना होगा। अगला हम बात करें, अब 13वां प्रश्न है हमारा, जिसमें अनुच्छेद लेखन है और अनुवाद है। अब अनुच्छेद लिखना है तो ये शब्द मंजूषा दी गई है, इनकी सहायता ली जा सकती है और साफ-साफ कहा गया है कि मंजूषा प्रदत्त पदानाम सहायतया, अब सहायता अपेक्षिता चेत गृहीतव्या, अपेक्षित है तो स्वीकार की जाए, अन्यथा स्वयं चिंतयित्वा स्वतंत्र रूपेण लिखितव्या, स्वयं स्वतंत्र रूप से भी विद्यार्थी लिख सकता है। तो आगे अनुवाद है, ये अनुवाद के लिए वाक्य दिए गए हैं और अनुवाद भी केवल 5 वाक्य, विद्यार्थी को 5 सही वाक्यों के लिए अंक मिलेंगे 5, और उससे ज्यादा यदि वह लिखता है तो हम 5 सही वाक्यों के लिए ही अंक उन्हें देंगे। और ये हमारी जो अंक योजना आती है उसमें भी उल्लिखित होता है कि हम विद्यार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए अपना उत्तर पुस्तिका निरीक्षण करें। यदि उसने सातों के साथ लिख भी दिए हैं तब भी, और उसमें से पहले 4 ठीक हैं, 5वां हमें गलत लग रहा है, 6ठा ठीक है, तो हम ये ना समझें कि पहले 5 में से हमें अंक देने। तो हमें वहां पर विद्यार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए बीच में से उसने कोई गलत हो गया है, बाद वाला ठीक है उसका, तो हम उसको भी रखेंगे। देश हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं पठितावबोधन की, क्योंकि अनुवाद आदि पर भी आपकी अलग से विशेष कक्षा है, मैं ज्यादा विस्तार उसका नहीं कर रहा हूँ कुछ भी उसमें, केवल हम एक दृष्टिपात कर लेते हैं। पठितावबोधन में फिर वही देखिए 3 अंक रह गए हैं अभी पद्यांश, गद्यांश और नाट्यांश के लिए। तो ये गद्यांश आया है, इसमें से देखिए वही 2 तरह के प्रश्न रहेंगे, एक पदेन और पूर्ण वाक्येन। फिर पद्यांश है, पद्यांश में से भी यही प्रश्न रहेंगे, एक पदेन और पूर्ण वाक्येन। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न करने हैं विद्यार्थियों केवल। तो ये भी बात अपने विद्यार्थियों को आप अवश्य बताएं कि इस निर्देश का अवश्य ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चों को निर्देश स्पष्ट नहीं होता और वो सारा करने लगते हैं, तो इससे उनका कई बार ज्यादा समय लग जाता है और अंत में कोई आवश्यक उनका प्रश्न रह सकता है। ये नाट्यांश है, नाट्यांश में भी वही स्थिति है। अब सप्तदश जो प्रश्न है, अत्र अधोलिखितस्य पद्यस्य भावार्थं मंजूषा प्रदत्त पदैः पूरयित्वा पुनः लिखत। ये श्लोक है, इसका भावार्थ है और ये मंजूषा है। तो इस मंजूषा से छांटकर विद्यार्थियों को यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं, तो अर्थ को समझते हुए विद्यार्थी इसको करेंगे ऐसा। इसके विकल्प में एक प्रश्न आता है जहां पर एक पंक्ति दी गई है देखिए, और इस पंक्ति के भावार्थ के रूप में 3 वाक्य लिखे गए हैं। इसमें से जो वाक्य उसे सही लगता है उसे वह छांट सकता है और उत्तर के रूप में लिख सकता है। तो ये दोनों में से कोई सा भी बच्चा विद्यार्थी कर सकता है इन्हें। अष्टादश जो प्रश्न है उसमें अन्वय में रिक्त स्थान किस प्रकार से हम भरें वो बताया गया है, पूछा गया है हमसे, श्लोक दिया गया है देखिए, और अन्वय लिखा गया है। अब तक इसमें क्या होता था कि मंजूषा दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर मंजूषा नहीं दी गई है। तो हमें इस बात का अभ्यास अपने विद्यार्थियों को कराना है कि श्लोक को देखें,
फिर अन्वय को देखें। पहले तो 4 शब्द ऐसे छांट लें जो श्लोक में हैं और अन्वय में नहीं है। उनको अपने पास में लिख लें पहले चाहे तो, और फिर ये देखें कि अर्थ के क्रम से सबसे पहले उनमें से कौन-सा शब्द आ रहा है। उसी क्रम से अन्वय में वह उन शब्दों को रखते जाएँ, तो अन्वय पूरा हो जाएगा। अर्थात जिस तरीके से उन्होंने हिंदी अर्थ को समझा है, हिंदी अर्थ के अनुसार जो शब्द पहले आ रहा है, तो उसको पहले रख दें, जो शब्द बाद में आ रहा है, उसे बाद में रख दें। एक और आप अपने विद्यार्थियों को तैयारी करा सकते हैं इसके लिए, 2 अंक का ही रह गया अब तो केवल ये, कि वो प्रश्न पत्र से भिन्न पाठ्य पुस्तक के किसी एक श्लोक को लिखकर उसका भावार्थ लिखे। तो एक श्लोक विद्यार्थी याद कर सकता है इसके लिए, और उसका 2 पंक्तियों में भावार्थ जो है वो याद कर सकता है। ये 2 अंक का काम देखिए ऐसा है, मुझे लगता है पूरे प्रश्न पत्र में देखिए समझने की चीज़ें ज़्यादा हैं, उनको अप्लाई करने का काम ज़्यादा है। जो जिसे हम याद करने की बात कहें तो ये वो 2 अंक उनमें से हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपने एक ऐसा श्लोक जो जिसकी संभावना नहीं है कि वो कहीं पर पद्यांश में, गद्यांश में, नाट्यांश में ऐसा पूछा जाना है, तो ऐसे किसी श्लोक को वो याद कर सकता है चाहे तो। अन्यथा तो अन्वय इतना कठिन कार्य नहीं है बनाना। और अंतिम प्रश्न, 19वां प्रश्न है हमारा, उसमें 2 स्तंभ दिए गए हैं क और ख। इनमें आपके पाठों से ही वाक्य हैं कुछ ये। सामान्य रूप से यहाँ पर क्या आता है कि श्लोकों की पंक्तियाँ भी ले ली जाती हैं, उनका मिलान करना यहाँ पर आ जाता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये श्लोकों की पंक्तियाँ नहीं हैं, ये वाक्य लिए गए हैं पाठों में से ही। तो उनका हमें जो है विद्यार्थियों को उचित मिलान करना होगा। तो इस तरह से ये 19 प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में रहने वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि इन 19 प्रश्नों का आपको अच्छे से परिचय प्राप्त हो गया होगा। हम इसी क्रम से हम अपने विद्यार्थियों को भी हम इनका अभ्यास कराएँगे। अब मेरा आग्रह है आप सबसे कि इस विषय में, और उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा जो हमारी सहयोगी हैं आज हमारी इस टीम में, कि चैट बॉक्स में यदि हमारे मित्रों ने कोई ऐसा कोई जिज्ञासा व्यक्त की है तो हम उस पर बात करें, अन्यथा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जी। जी, अजय सर, ऐसी कोई विशेष जिज्ञासा मुझे चैट बॉक्स में तो दिखाई नहीं दे रही है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आपने क्योंकि बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है तो सभी को स्पष्ट है। और जैसा कि किसी का प्रश्न था भी, जैसे नवाब अली जी ने अपना प्रश्न जैसे ही उनके मन में आया किया, और ऐसा मुझे लग रहा है कि मधु रानी जी जो है वो भी अपना प्रश्न पूछना चाह रही हैं, तो मैं उनसे ज़रूर निवेदन करूँगी कि वे अपना हाँ जी, हाँ। जी, मधु जी। हाँ, हाँ, नमस्कार कविता मैम, जी, अजय नमस्ते सर। मैम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं वो सारे हमारी जी नमस्कार सर। जी। हमारी बुक से ही होंगे या संधि समास प्रत्यय के उदाहरण बुक के अलावा भी तैयार कराएंगे? जी, मधु मैम। भास्वती से ही होंगे जी। एग्जाम्पल, या भास्वती के अलावा हम नॉर्मल अपनी व्याकरण विधि जो हमारी बुक सहायक बुक या कोई और है व्याकरण की, उससे भी तैयार? जी, हाँ जी सर। जी। मधु मैम, आपकी बात हमें, आपका प्रश्न स्पष्ट है। ये बिल्कुल निश्चित हाँ मानिए जी, कि व्याकरण के जो उदाहरण हाँ हैं जी, वो पाठों से ही रहने हैं, वो कहीं व्याकरण सौरभ आदि पुस्तक से नहीं आएंगे। ये बिल्कुल निश्चित मानिए आप। हाँ ठीक, जी मैम। हाँ ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। जी, स्वागतम बताइए। हाँ ठीक है सर। जी, जी। अन्य अन्य भी विद्वज्जन जो हैं वो कृपया, आप जो है वो, और अभी सेशन समाप्त होगा, आप कृपया अपनी बात रखें। कोई भी आपकी जिज्ञासा है किसी प्रश्न से संबंधित, आप अवश्य यहाँ रखें। जी। मित्रों, आपके इंटरेक्शन के बिना यह कार्य अधूरा है, तो हाँ मे जी, मेरा आग्रह है कि आप इस विषय में हाँ, अपनी बात अवश्य हाँ। रखें। जी। मधु मैम ही कुछ और कहना चाह रही हैं शायद? सर जैसे सर जो जैसे अन्वय के साथ भावार्थ आया है, वो बच्चे एक श्लोक हम जैसे याद कराएंगे, उसका भावार्थ याद कराएंगे। जी। अगर वो हमारे प्रश्न पत्र में आ जाता है, तो क्या हम उन्हें उसको बच्चों को एक भी नंबर नहीं देंगे? जी मैम, देखिए ये तो निर्देश है कि प्रश्न पत्र से भिन्न वह श्लोक होना चाहिए।
यदि प्रश्न पत्र में आ गया है तो फिर देखिए हम उसके अनुरूप अंक नहीं बनता है वहां पर। वो बिल्कुल कट माना जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, उसे बिल्कुल आप कट मानिए, फिर उसका अंक जो है वो विद्यार्थी को नियमानुसार हम नहीं दे सकते। हाँ जी, हाँ वही मैं तो सर ऐसे ऐसे आप हमें थोड़े से इम्पोर्टेंट अलग से बताना है लेसन, जैसे या तो हम गद्यांश वाले लेसन में जो शिक्षा दी जाती है जी जी या जी बिल्कुल या नाट्यांश के बीच में जो हमारे होते हैं, तो हम उन श्लोकों को उठाए बजाय सुभाषितानी के या शक्ति सौगंध के बजाय, है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैं सर, मधु थैंक यू। मैम, जी हाँ यही जी, स्थिति है। आप गद्य पाठ में से कोई श्लोक उठा सकते हैं इस स्थिति में, क्योंकि आप उसकी उम्मीद कर सकते हैं कि वो ना तो पद्यांश के रूप में पूछा जाएगा वहां पर, और शायद हाँ अन्वय के रूप में भी न पूछा जाए वहां से, ऐसा आप श्लोक वहां से उठा सकते हैं। हाँ जैसे ठीक, विद्यास्थानानी पाठ के श्लोक हैं मैम, तो हाँ जी, उन्हें ये मानिए आप कि वहां पर वो पद्यांश में भी आने की स्थिति में नहीं है, तो वहां हाँ से जी। आप कोई सा श्लोक चाहें तो वहां से भी उठा सकती हैं। चलो आगे सर, अभी तो जी बहुत सारी जिज्ञासा की शुरुआत है और पूछना है मुझे, क्योंकि नई चीजें हैं ये सारी। हाँ जी हाँ और जी अब जी एक्चुअली अब रिवीजन भी शुरू होगा बच्चों का। हाँ, जी तो जो हमारा 11वां लेसन जुड़ा है वो पूरी तरह से मतलब हमारे कोर्स में है, क्योंकि पिछले साल तो ये था कि हमें ऑनलाइन भी मिलना मुश्किल हो गया था, जी लेकिन इस साल आपके बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छी क्लासेस करके ये डीओई की भी और बहुत हेल्प की है, आपने वीडियो बना के भी कविता मैडम, और आप इसके लिए मतलब शब्द नहीं है हमारे पास आपकी प्रशंसा के लिए भी और आपके इस कार्य इस मेहनत के लिए भी। जी 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 और बहुत अच्छा है आपका मार्गदर्शन में, बहुत अच्छी मतलब गाइडेंस चल रही है, बच्चे भी बड़ी इजीली देख के वीडियो भी, और आप जितना भी आप हमें टेस्ट कर वो सब दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है सर इस बारी। तो रिजल्ट की भी बहुत अच्छी संभावना लग रही है बच्चों की, जिस हिसाब से बच्चे सब कुछ देखते हैं करते हैं, और भी कुछ नहीं तो पढ़ते हैं लिखते हैं, तो उसके भी बच्चों को बार बार करेंगे तो बहुत अच्छा इनका वो रहेगा। और ऐसे ही सर मार्गदर्शन करते रहिए। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। अजय अवश्य अजय जी, जी। फीडबैक आपको मिल ही गई है, पर पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट हाँ कर रही हूँ कि आप जी लोग जैसे ये सेशन एंड होता है तो आप फीडबैक ऐप पे मिलता है आपको, आप वहां पे फीडबैक जरूर भरिए। ओके, जी, मैं समझता हूँ सभी सभी प्रतिभागियों ने हमारी जो कोऑर्डिनेटर महोदया हैं उनके इस बात को अवश्य ध्यानपूर्वक सुना होगा। और भी कोई साथी जो हैं, यदि यहाँ इस मंच पर अपनी बात रखना चाहते हैं, मधु मैम ने अभी बात रखी है और अजय सर, मैं अजय उनका सर, धन्यवाद अजय करता हूँ। जी मैम। अजय सर, क्योंकि समय की थोड़ी सीमा से हाँ जी हाँ जी बचे हैं हम बिल्कुल। लोग, क्योंकि जी हमें एटलीस्ट 20 मिनट का तो ब्रेक देना ही पड़ता है वापस शुरू करने के लिए। जी 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 बिल्कुल। तो सर अब हमें ये समाप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, जैसे कि हम जी मैम। 12:10 पे वापस से ज्वाइन कर सकें, क्योंकि फिर आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा। जी 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 ठीक है सर? ठीक है जी। तो एक सभी का बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो हैं इस कक्षा से जुड़े, आप सबने अच्छे से इस इंटरेक्शन में भाग लिया, और आपके और अधिक सहयोग की हम कामना अगले सेशंस में हम करते हैं। और इसी के बाद एक बहुत आपका एक रोचक सेशन होने वाला है संस्कृत संभाषणाभ्यास पर, जो आपकी कक्षा में आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा, आपके स्वयं के लिए बड़ा उपयोगी है और आपके विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो मेरा आग्रह है कि आप इस ब्रेक के पश्चात उनसे आप इस कक्षा से आप अवश्य जुड़ें और आनंद लें आप उस सेशन का। पुनः धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवाद सर। जी आपने बहुत ही अपने बहुमूल्य समय से बहुत ही बेशकीमती जो बातें हैं वो हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करी, और इंटरेक्शन थोड़ा और बढ़ाया पार्टिसिपेंट्स, तभी इस चीज में और मजा आएगा। तो सर पुनः एक बार वापस से धन्यवाद। पार्टिसिपेंट्स, हम लोग 12:10 पे वापस ज्वाइन करेंगे, और हमारे साथ जो सेशन होगा वो होगा कविता जी का। तो बहुत ही अच्छा सेशन था और आगे भी बढ़िया रहेगा, और एक है आपसे अनुरोध कि पूरे समय बने रहें, क्योंकि हमारी हायर अथॉरिटी कभी भी ज्वाइन कर सकती है, और आपकी अटेंडेंस कभी भी कहीं से भी ली जा सकती है। तो ये ऑनलाइन है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और आज जो लोग जुड़े हैं वही लोग 10 दिन तक जुड़े रहेंगे, ये जरूर इंश्योर कर लें। बाद में अगर कोई कल जुड़ेगा तो वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात,
वापस दोहराऊंगी सुबह वाली बात की 2018 के बाद के जो न्यूली प्रमोटेड और रिक्रूटमेंट है वही इसमें कंसीडर किए जाएंगे, इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद सर। कविता जी हम लोग मिलते हैं 12:10 पे पुनः, ठीक है? सेम लिंक पे पार्टिसिपेंट आप भी सेम लिंक से 12:10 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद।